जी, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? गुड सर। जी, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग धारा 145 तक पढ़ चुके हैं। सदप जी, 145 तक कोई दिक्कत परेशानी भाई, कुछ समझ ना आ रहा हो आपको? ठीक है सर। चलिए, आपके मित्र दूसरे भाटी जी क्लास में नहीं आ रहे हैं, कहाँ बिजी हैं? सर पता नहीं, मेरी भी मुलाकात नहीं हो, कहीं बाहर गए हो शायद। जी, चलिए कोई बात नहीं, जब आएंगे तो स्वागत करेंगे उनका। 146 देखते हैं। 146 बात कर रहा है पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर। देखिए 145 में हमने क्या पढ़ा है, कल्पना? जी सर। 145 में हम क्या पढ़ के आए हैं? उसमें भूमि और जल से संबंधित विवादों में प्रशांति भंग के लिए जी, और 146 बात कर रहा है पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। तो कई परिस्थितियों में जब मजिस्ट्रेट को ये समाधान हो जाए कि भाई ये मामला जो विषय वस्तु जो है जिसके ऊपर झगड़ा है उसको अटैच करने की आवश्यकता है, तो 146 सेक्शन ये पावर प्रदान करता है। देखते हैं क्या कहता है 146। If the magistrate at any time after making the order under subsection 1 of section 145 considers the case to be one of emergency, or if he decides that none of the parties was then in such possession as is referred to in section 145, or if he is unable to satisfy himself as to which of them was then in such possession of the subject of dispute, he may attach the subject of dispute until a competent court has determined the rights of the parties thereto with regard to the person entitled to the possession thereof। कुछ समझ आया? 146 की उपधारा ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि झगड़े की जो जड़ है, और यदि ऐसा लगता है कोर्ट मजिस्ट्रेट को कि भाई ये जो दावा करने वाले लोग हैं इनमें से वो नहीं तय कर पा रहे हैं कि असली कब्जाधारी कौन था, क्या स्थिति है, तो वैसी स्थिति में वो क्या करेंगे मजिस्ट्रेट, उस प्रॉपर्टी को जो है वो अटैच कर लेंगे। और कब तक के लिए अटैच करेंगे देखते हैं। ये कह रहा कि यदि धारा 145 की उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपातिक समझता है, आपातिक बोले तो इमरजेंसी, ठीक है, अथवा यदि वह निश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 145 में यथानिर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, अथवा यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता है कि उस समय उनमें से किसका ऐसा कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर था, तो वह विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता है। क्या समझे? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ऐसे अपना जो दावा कर रहा है हाँ, वो अगर सेटिस्फाई नहीं कर देता है हाँ उस प्रॉपर्टी के साथ। जी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने के नज़रिए से बताऊं तो जैसे आप ये मान के चलिए कि कोई एक खिलौना है और उसके ऊपर 4-5 बच्चे घर में लड़ रहे हैं,
और वो कह रहे हैं मैं खेलूँगा, वो कह रहे हैं मैं खेलूँगा, मैं खेल रहा था इसने मुझसे छीना, वो कह रहा मैं खेल रहा था इसने मुझसे छीना। तो ऐसी अवस्था में माँ बाप क्या करते हैं, उस खिलौने को अटैच कर लेते हैं, है ना। वो कहें ना तुझे मिलेगा ना तुझे मिलेगा, बाद में देखेंगे किसे मिलेगा। क्यों नू? यस सर। वैसी स्थिति में यहाँ एक चांटा मार के अपने पास रख लेते हैं। हाँ, उसको अटैच हो जाता है, वो खिलौना अटैच हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ वो प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच कर लिया जाएगा। और कब तक के लिए अटैच कर लिया जाएगा? जब तक कि कोई सक्षम न्यायालय उनमें से असली कब्जाधारी कौन है इस बारे में कोई अवधारणा नहीं कर देता है। अब इसकी प्रोविज़ो भी है, 146 का प्रोविज़ो कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट सच मजिस्ट्रेट मे विड्रॉ द अटैचमेंट एट एनी टाइम इफ ही इज़ सेटिस्फाइड दैट देयर इज़ नो लॉन्गर एनी लाइक्लीहुड ऑफ ब्रीच ऑफ द पीस विद रिगार्ड टू सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। परंतु यदि ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि विवाद की विषय वस्तु के बारे में प्रशांति भंग होने की कोई संभाव्यता नहीं रही, तो वह किसी समय भी कुर्की वापस ले सकता है। ठीक है, इज दैट ओके? कुर्की वापस से मतलब है कि अब उसको अटैच फ्री कर देगा वो। हाँ, अटैचमेंट के बाहर कर देगा। अटैच कुर्का जो कुर्क कर लिया था संपत्ति को, उसको कुर्की से मुक्त कर देगा। ठीक जी। और सबसेक्शन 2 कह रहा व्हेन द मजिस्ट्रेट अटैच द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट ही मे, इफ नो रिसीवर इन रिलेशन टू सच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय एनी सिविल कोर्ट, मेक सच arrangements as he considers proper for looking after the property, or if he thinks fit, appoint a receiver thereof, who shall have, subject to the control of the magistrate, all the powers of a receiver appointed under the Code of Civil Procedure 908 5 of 908। ठीक है, और इसका भी प्रोविज़ो है, कह रहा है प्रोवाइडेड दैट in the event of a receiver being subsequently appointed in relation to the subject of dispute by any civil court, the magistrate A shall order the receiver appointed by him to hand over the possession of the subject of dispute to the receiver appointed by the civil court, and shall thereafter discharge the receiver appointed by him। और B कह रहा है may make such order incidental or consequential orders as may be just। ठीक है, तो 146 की जो उपधारा 2 है वो कह रही है कि जब मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करता है, तब यदि ऐसी विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, तो यदि सिविल न्यायालय का रिसीवर है तब ये नियुक्त नहीं करेगा, ये कह रहा, तो वह उसके लिए ऐसा इंतजाम कर सकता है जो वह संपत्ति की देखभाल के लिए उचित समझता है, अथवा यदि वह ठीक समझता है तो उसके लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है, जिसको मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के जिसकी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वे सब शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अधीन रिसीवर को प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ 146 की उपधारा 2 में मैजिस्ट्रेट जो है उस विवादित संपत्ति के लिए कोई रिसीवर की अपॉइंटमेंट कर सकता है, और उस स्थिति में कर सकता है जबकि सिविल कोर्ट के द्वारा उस संपत्ति के संबंध में कोई रिसीवर पहले से नियुक्त ना हो। और आगे ये कह रहा है प्रोविज़ो में कि परंतु यदि विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में नियुक्त कर दिया जाता है, तो तब क्या होगा? तो मजिस्ट्रेट का अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवाद की विषय वस्तु का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को दे दे, और तत्पश्चात वह अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्मोचित कर देगा। और कह रहा है ऐसे अन्य आनुषंगिक या परिणामिक आदेश कर सकेगा जो न्याय संगत हो। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो सिविल कोर्ट का रिसीवर है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त किए गए रिसीवर पर ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा,
यदि पहले से सिविल कोर्ट का रिसीवर नियुक्त हो रखा है तो मजिस्ट्रेट को कोई राइट नहीं है कि उस पर रिसीवर नियुक्त करे। और यदि उसने रिसीवर नियुक्त कर दिया है और उसके सब्सिक्वेंटली उसके उपरांत कोई सिविल कोर्ट उस संपत्ति पर रिसीवर की नियुक्ति का आदेश देता है, तब मजिस्ट्रेट जो है अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्मोचित कर देगा और ये कहेगा कि आप जो है इस संपत्ति का कब्जा सिविल कोर्ट द्वारा अपॉइंट किए गए रिसीवर को तुरंत सौंप दे। इज दैट ओके अनु? तो सर ये जो प्रॉपर्टी या विषय वस्तु होगी ये मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकती है? देखिए यहाँ जो झगड़ा था 145 में किस चीज़ का झगड़ा था? सर स्थावर संपत्ति है। नहीं, उसमें भूमि, मैंने कल ही समझाया था कि आप भूमि को और जल को उसके संकीर्ण अर्थों में ना समझें। कल की क्लास में ही बताया गया था कि भूमि के अंतर्गत उसकी उपज भी आएगी, उसका कोई किराया भाड़ा भी आएगा, जल के अंदर मछली पकड़ने का अधिकार भी आएगा। वैसे वो स्थावर संपत्ति होता है, मछली पकड़ने का अधिकार जो होता है ना। लेकिन जो उसकी उपज है, उपज कैसी संपत्ति हो जाती है? मूवेबल सर। मूवेबल सर। हाँ, मूवेबल। तो सामान्यतः भूमि और जल की बात की जा रही है, लेकिन भूमि और जल का वहाँ स्पष्टीकरण में बताया था कि भूमि और जल को आप क्या समझें। क्या क्या बात बताई गई थी? कल्पना चौहान, एक बार आप बता दीजिए भूमि और जल के विषय में। सर इसमें 145 में बताया है सर। हाँ सर, उसमें भवन, बाजार, बीन क्षेत्र, फसलें और भूमि की अन्य उपजें बताई। जी जी जी, बहुत बढ़िया। अब सिविल कोर्ट, यहाँ जो सिविल न्यायालय शब्द आया है इसको एक केस लॉ में बताया है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का केस है, नोट कर लीजिए। शांति कुमार पंडा बनाम शकुंतला देवी, शांति कुमार पंडा वर्सेस शकुंतला देवी, AIR 2004 SC 115, ठीक है। और CRLJ में 2004 के CRLJ में भी इसका पेज नंबर 1249 है। तो AIR और CRLJ, AIR आपने AIR 2004, ठीक है। एक बार रिपीट कर दीजिए वर्सेस के बाद। शांति कुमार पंडा वर्सेस शकुंतला देवी, AIR 2004, सुप्रीम कोर्ट 115, और इसी का साइटेशन CRLJ में है 2004 CRLJ 1249। दोनों अलग अलग जर्नल हैं, तो दो अलग अलग जर्नल में ये छपा है ऑर्डर, और दोनों का साइटेशन मैंने आपको नोट करा दिया है। इसमें सिविल न्यायालय को बताया है कि जो पद सिविल न्यायालय इस धारा में इस्तेमाल किया गया है वो क्या है। ये कह रहा है द टर्म सिविल कोर्ट मीन्स एनी कोर्ट विच हैज जुरिडिक्शन competence to decide the question of title or rights to the property or entitlement to possession based or right or title to the property, though the court is not necessarily a civil court. क्या समझे? ये कह रहा है कि पद सिविल न्यायालय का तात्पर्य ऐसे न्यायालय से है जिसे संपत्ति के स्वत्व का अधिकार अथवा उस पर आधारित कब्जे के अधिकार के प्रश्न का विनिश्चित करने की अधिकारिता संबंधी सक्षमता प्राप्त है, भले ही न्यायालय अनिवार्य रूप से सिविल न्यायालय ना हो। ठीक है। अगर वो सिविल न्यायालय नहीं भी है और उसको उसके राइट और टाइटल के बारे में डिसाइड करने की हाँ, पावर है तो उसको यहाँ सिविल न्यायालय ही माना जाएगा।
भले ही वो आवश्यक रूप से सिविल न्यायालय ना हो। ये इस केस लॉ में एसीजेएम भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब उसको बस ये देखना है कि भाई उसको पावर है कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, इस बात को तय करने के लिए भी टाइटल किसका है, क्या स्थिति है। और एक केस लॉ और लिख लीजिए, मदन लाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स 1999 CRLJ 3077। तो रिपीट करना कैसे इसमें? मदन लाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स 1999 CRLJ 3077। ये कह रहा ऑर्डर फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर would be improper if there was no material to show the emergent situation। क्या समझे? हमने क्या पढ़ा है 146 में कि यदि आपातिक अवस्था हो तब रिसीवर की नियुक्ति की जाएगी, तब अटैच किया जाएगा। हर सामान्य अवस्था में अटैचमेंट और रिसीवर की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यही बात इस केस में कही गई है कि संपत्ति की कुर्की और प्रापक की नियुक्ति के लिए आदेश अनुचित होगा यदि आपत्तिक स्थिति को दर्शित करने के लिए कोई तथ्य नहीं है रिकॉर्ड पे। सदब क्लियर है? जी सर। अब अगला सेक्शन जो है 147 है, वो बात कर रहा है डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर। भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवाद जो है वो 147 में है। तो आप 145 और 147 का डिफरेंस याद रखिएगा। वहाँ भूमि और जल के कब्जे से संबंधित विवाद है, यहाँ क्या है? भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंध विवाद है। या राइट टू यूज है, राइट टू यूज है। वहाँ कब्जे का झगड़ा नहीं है, इस्तेमाल का, प्रयोग करने का झगड़ा है। तो ये 145 और 147 का ये अंतर आप ध्यान में रखिएगा। कहीं आपसे पूछा जाए 147 की बात और बता दें आप 145 की बात, और पूछी जाए 145 की बात आप बताएं 147 की बात, तो आपका जवाब जो है वो शून्य की ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 147 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है। ये कह रहा है वेन एवर एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर और upon other information that a dispute likely to cause a breach of the peace exists regarding any alleged right of user of any land or water within his local jurisdiction, whether such right be claimed as an easement or otherwise, he shall make an order in writing stating the grounds of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute to attend his court in person or by pleader on a specified date and time, and to put in written statements of their respective claims। ये कह रहा है कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इतला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल के उपयोग के किसी अभिकथित अधिकार के बारे में, चाहे ऐसे अधिकार का दावा सुखाचार के रूप में किया गया हो या अन्यथा विवाद वर्तमान है जिससे परिशांति भंग होनी संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और विवाद से संबंध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश दे सकता है कि वे निर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों और अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें।
समझ आ गया कल्पना? 147 की उपधारा 1। जी एनु। यस सर, क्लियर है सर। और इसका स्पष्टीकरण भी बात कर रहा है कि भूमि या जल पद का वही अर्थ होगा जो 145 की उपधारा 2 में दिया गया है। तो भूमि या जल को आप उसी अर्थ में पढ़ेंगे जो 145 के 2 में हमें बताया गया था। और 147 का सबसेक्शन 2 कह रहा है, द मजिस्ट्रेट शैल देन परस्यू द स्टेटमेंट्स सो पुट इन हियर द पार्टीज receive all such evidence as may be produced by them respectively, consider the effect of such evidence, take such further evidence if any as he thinks necessary, and if possible decide whether such right exists, and the provisions of section 145 shall so far as may be apply in the case of such inquiry। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मजिस्ट्रेट तब इस प्रकार पेश किए गए कथनों का परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा, ऐसा सब साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा पेश किया जाए, ऐसे साक्ष्य के प्रभाव पर विचार करेगा, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो लेगा जो वह आवश्यक समझे, और यदि संभव हो तो विनिश्चय करेगा कि क्या ऐसा अधिकार वर्तमान है, और ऐसी जांच के मामले में धारा 145 के उपबंध यथा साक्ष्य लागू होंगे। तो ये पूरी जांच करेगा वो इस बारे में। ठीक है। और उपधारा 3 कह रही है, इफ इट अपीयर्स टू सच मजिस्ट्रेट दैट सच राइट्स एग्जिस्ट ही मे मेक एन ऑर्डर पब्लिशिंग एनी इंटरफेरेंस विद द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट इंक्लूडिंग इन अ प्रॉपर केस एन ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी सच राइट। और नंबर 3 कह रही है इसकी धारा, उपधारा 3 कह रही है 147 की, यदि उस मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि ऐसे अधिकार वर्तमान हैं तो वह ऐसे अधिकार के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप का प्रतिषेध करने का और यथोचित मामले में ऐसे किसी अधिकार के प्रयोग में किसी बाधा को हटाने का भी आदेश दे सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई बाधा उत्पन्न की हुई है, बाधा लगाई हुई है, रोक लगाई हुई है, तो उसको हटाने का भी आदेश कर सकता है। ठीक है। और इसको प्रोविजो कह रहा है, इस तरीके से पानी का कोई यूज कर रहा है और उसमें कोई बाधा डालता है, कोई नाली है कहीं ऐसी हो जा रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन को भी हटाने का आदेश दे सकता है। और उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। उसे प्रॉपर लगेगा कि भाई नहीं, इस व्यक्ति का जो जिस व्यक्ति के बारे में उसने सुना कि भाई इसका जो है अधिकार अनावश्यक रूप से प्रतिषिद्ध किया हुआ है, तो वो उसको जब तक रोक नहीं हटाएगा तब तक अगला आदमी कैसे एंजॉय करेगा उसको, है कि नहीं। और उपधारा 3 का प्रोविजो भी कुछ कह रहा है। प्रोविजो कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड वेयर द राइट इज एक्सरसाइजेबल एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर अनलेस सच राइट हैज़ बीन एक्सरसाइज्ड विद इन 3 months नेक्स्ट बिफोर द रेसिप्ट under subsection 1 of the report of a police officer or other information leading to the institution of the inquiry, or where the right is exercisable only at particular seasons or on particular occasions unless the right has been exercised during the last of such seasons or on the last of such occasions before such receipt। अब जो इसकी परंतुक है वो बात करेगा, कुछ तकनीकी सी बात है थोड़ी सी। ये कह रहा है कि परंतु जहाँ ऐसे अधिकार का प्रयोग वर्ष में हर समय किया जा सकता है, ठीक है, वहाँ जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग उपधारा 1 के अधीन पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इतला की जिसके परिणाम स्वरूप जांच संस्थित की गई है प्राप्ति के ठीक पहले 3 माह के अंदर नहीं किया गया है, अथवा जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग विशिष्ट मौसमों में हो या विशिष्ट अवसरों पर ही किया जा सकता है, वहां जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग ऐसी प्राप्ति के पूर्व के ऐसे मौसमों में से अंतिम मौसम के दौरान या ऐसे अवसरों में से
अंतिम अवसर पर नहीं किया गया है, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। क्या समझे बाबा? प्रोविजो से क्या समझ आया? सर इसमें तो ये है कि अगर यूज जो करने का पूरे वर्ष भर का किसी को कोई अधिकार है तो उससे पहले अगर कहीं इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उससे पहले ये देखा जाएगा, डिस्प्यूट से पहले, अब वो 3 महीने पहले जो उसके अंदर अधिकार था जब ये इंफॉर्मेशन मिली है, एक तो उसकी जांच या उससे ये की जाएगी अभी वो तब किसके कब्जे में क्या था, और एक ये है कि जो सीजन होते हैं उस सीजनों में अगर कोई सीजन बरसात का है तो ये देखा जाएगा पिछली बरसात में क्या स्थिति थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चूँकि वो सीजनल राइट है, जो वर्ष भर के राइट है वहाँ 3 माह पूर्व की स्थिति देखी जाएगी, और जो सीजनल राइट है उन सीजन में पिछले सीजन में क्या अवस्था थी उस, क्योंकि वो चीज़ अगर कोई मौसमी चीज़ है तो उस मौसम के समय ही तो देखा जाएगा उसको, क्यों भाई? मान लीजिए कोई बरसात राइट कौन से होंगे इस तरह के मौसमी राइट ये है कि आपको आपका कोई ऐसा जल संबंधी कोई ऐसी सारणी है, कोई ऐसी सरणी है कि उसमें पूरे साल पानी नहीं आता, केवल बरसात के दौरान पानी आता है, समझे? तो आप उसके पानी का इस्तेमाल किसी भी तरीके से बरसात में ही तो कर पाओगे। एक ऐसी चीज़ है कि जो वर्ष भर पानी आ रहा है, तो वर्ष भर पानी आ रहा है तो वहाँ पिछले 3 माह की स्थिति देखी जाएगी कि भाई 3 माह के दौरान क्या स्थिति थी, कौन इसका इस्तेमाल कर रहा था, किसको इस्तेमाल करने का राइट था, किसको नहीं था, किसका क्या सुखाधिकार था, किसका नहीं था। इज दैट क्लियर? और सबसे एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि अगर किसी के बाड़े में कोई छोटा सा प्लॉट है या फार्म है और उसमें अगर बरसात का पानी आता है उसमें वो धान लगा देते हैं, और अगर अब की बार बरसात के टाइम पे बारिश हुई और उन्होंने धान लगा दिया, लेकिन दूसरे पड़ोसी ने वो पानी रोक के कहीं और कर दिया, तो वो उस पे अपना कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन कर सकता है। उस जल के प्रयोग के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाएगा, है ना? तो फिर चेक किया जाएगा कि पिछले सीजन की क्या स्थिति थी भाई, ठीक है? उपधारा 4 देखते हैं, ये कह रहा है व्हेन इन एनी proceeding commenced under subsection 1 of section 145 the magistrate finds that the dispute is as regards an alleged right of user of land or water, he may after recording his reasons continue with the proceedings as if they had been commenced under subsection 1। ठीक है, ये कह रहा है जब धारा 145 की उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्रवाई में मजिस्ट्रेट को यह मालूम पड़ता है कि विवाद भूमि या जल के उपयोग के किसी अभिकथित अधिकार के बारे में है, तो वह अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात कार्रवाई को ऐसे चालू रख सकता है मानो वह उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई हो। एंड व्हेन इन एनी प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड अंडर सबसेक्शन 1 the magistrate finds that the dispute should be dealt with under section 145, he may after recording his reasons continue with the proceedings as if they had been commenced under subsection 1 of section 145। क्या पल्ले पड़ा भाई यहाँ से? उपधारा 4 क्या कह रही है? सदप आप बताइए, क्या समझे आप? जी बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। सर मुझे क्या सर आप ही बता दीजिएगा। नहीं मैं तो बताऊंगा ही, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या सीधा बताऊंगा आपको।
नहीं नहीं, मतलब समझ आप, हमने एक सेक्शन पढ़ा तो आपको क्या समझ आया, क्या अच्छा क्या बुरा, आप गलत बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सही कर देंगे। एनू आप बताइए उपधारा 4 क्या कह रही है? सर इसमें जो सेक्शन 145 एक का जो क्लोज दिया गया है, जिसमें जो पोजीशन के बारे में रिटर्न स्टेटमेंट था, तो उसमें यही है कि अगर डिस्प्यूट है इसके भूमि और जल के यूज के ऊपर, और नहीं समझ आ रहा, कल्पना बताएगी। कल्पना कहेगी, आप ही बता दीजिए सर जी। जो एक है ना, वो ये कह रहा है कि अगर भूमि और उनके यूज के संबंध में ऐसी संभावना हो कि जो शांति भंग हो जाए, तो वहाँ केवल शांति भंग की बात कर रहा है 145 एक, ठीक है नहीं, उनको वो बाउंड कर सकता है और बाद में अपने प्लीडर या उन किसी के द्वारा डेट दे सकता है कि अब वहाँ आ जाइएगा, और उसको अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी। ये है जो 145 एक का बता रहे हैं। देखिए ये वाइस वर्सा है। मैं आपको 145 और 147 के बारे में मेन डिफरेंस हमने क्या देखा, मेन डिफरेंस हमने ये देखा कि वहाँ तो भूमि के और जल के कब्ज़े का झगड़ा है 145 में, और यहाँ राइट टू यूज़ का झगड़ा है। यही तो अंतर पढ़ के आ रहे हैं हम, क्यों नु? क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है जी। इसकी उपधारा 4 ये कह रही है कि जब धारा 145 की उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्रवाई में मजिस्ट्रेट को यह मालूम पड़ता है कि विवाद भूमि या जल के उपयोग के किसी अभिकथित अधिकार के बारे में है, तो वह अपने कारण अभिकथित करने के पश्चात कार्रवाई को ऐसे चालू रख सकता है मानो वह उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई हो। मतलब कि अगर गलती से 145 में कार्रवाई ले गए आप, जबकि झगड़ा आपका प्रयोग के संबंध में था, कब्जे के संबंध में नहीं था। क्यों अमित? कार्रवाई को कंटिन्यू रखेंगे, वो कार्रवाई को इस प्रकार कंटिन्यू रखेंगे मानो कि वो 147 की उपधारा 1 में संस्थित की गई हो। जी। और इसका अगला जो सेकंड पैराग्राफ है धारा 4 का, ये कह रहा है कि और जब उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्रवाई में, उपधारा 1 किसकी? धारा 147 की। ठीक है, मजिस्ट्रेट को यह मालूम पड़ता है कि विवाद के संबंध में धारा 145 के अधीन कार्रवाई की जानी चाहिए, तो वह अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात कार्रवाई को ऐसे चालू रख सकता है मानो वह धारा 145 की उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई थी। हुआ क्लियर कुछ? जी सर। तो दोनों धाराओं के संबंध में यदि गलती से गलत धारा में प्रोसीडिंग चालू हो गई और फिर बाद में फैक्ट ऐसे निकल के आए कि भाई ये तो 145 में चलनी चाहिए थी या 145 में डाल दी गई, और फिर पता लगता है कि तो 147 में चलनी चाहिए थी, तो ये बताया गया धारा 4 में, उपधारा 4 में। एनू सदर क्लियर है भाई? जी सर। यस सर। हाँ, तो वो 145 एक की अगर कार्रवाई चल रही है, हाँ, तो वो भी कंटिन्यू, अगर बाद में पता चलता है कि ये तो राइट टू यूज था, बिल्कुल, तो तब भी कंटिन्यू रखी जाएगी। बस। और अगर 147 एक की कार्रवाई होती है तो उसे 145 एक की उस माना जाएगा, 145 एक की तरह। वो उपधारा 4 ने क्लियर कर दिया कि कोई एम्बिग्विटी अगर ऐसी आ रही है तो नए सिरे से नई कार्रवाई संस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने रीजनिंग लिखो और आप पटरी बदल लो, जैसे ट्रेन पटरी बदलती है। क्लियर है भाई? 148 कह रहा है लोकल इंक्वायरी, स्थानीय जांच के बारे में बात कर रहा है। 148 ये कह रहा वेन एवर ए लोकल इंक्वायरी इज नेसेसरी फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 145, सेक्शन 146 और सेक्शन 147,
a district magistrate or sub-divisional magistrate may depute any magistrate subordinate to him to make the inquiry and may furnish him with such written instructions as may seem necessary for his guidance, and may declare by whom the whole or any part of the necessary expenses of the inquiry shall be paid. और इसकी उपधारा 2 कह रही है द रिपोर्ट ऑफ द पर्सन सो डिप्यूटेड मे बी रेड एज एविडेंस इन द केस। और नंबर 3 कह रहा है व्हेन एनी कॉस्ट हैव बीन incurred by any party to a proceeding under section 145, section 146 or section 147, the magistrate passing a decision may direct by whom such cost shall be paid, whether by such party or by any other party to the proceeding, and whether in whole or in part of or proportion, and such cost may include any expenses incurred in respect of witnesses and of pleaders' fees which the court may consider reasonable। तो धारा 148 स्थानीय जांच की बात कर रहा है, और ये स्थानीय जांच के बारे में, स्थानीय जांच कैसे कराई जाएगी भाई? मौका मुआयना कराने के लिए आप किसी को भेज सकते हैं ना, तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि जब कभी धारा 145 या धारा 146 या धारा 147 के प्रयोजनों के लिए स्थानीय जांच आवश्यक हो, तब कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है और उसे ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हों, और घोषित कर सकता है कि जांच का सब आवश्यक व्यय या उसका कोई भाग उसके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। और उपधारा 2 कह रही है ऐसे प्रतिनियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्षी के रूप में पढ़ा जा सकता है। स्थानीय जांच अगर कराई जा रही है, लोकल कोई इंक्वायरी कराई जा रही है, तो वो जो जांच रिपोर्ट आएगी उसको एज एन एविडेंस जो है उसको पढ़ा जा सकता है। और उपधारा 3 कह रही है कि जब धारा 145, धारा 146 या धारा 147 के अधीन कार्रवाई के किसी पक्षकार द्वारा कोई खर्चे किए गए हैं, तब विनिश्चय करने वाला मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे खर्च किसके द्वारा दिए जाएंगे, ऐसे पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे या कार्रवाई के किसी अन्य पक्षकार द्वारा, और पूरे के पूरे दिए जाएंगे अथवा भाग या अनुपात में, और ऐसे खर्चों के अंतर्गत साक्षियों के और प्लीडरों की फीस के बारे में वे व्यय भी हो सकते हैं जिन्हें न्यायालय उचित समझे। क्लियर है भाई? जी सर। तो स्थानीय जांच के विषय में ये प्रावधान धारा 148 में किए गए हैं, और इसी के साथ आपका अध्याय 10 जो है CRPC का समाप्त होता है, और इसके आगे की क्लास में हम अध्याय 11 पढ़ना शुरू करेंगे जो प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस के बारे में बात कर रहा है। प्रिवेंटिव किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिवेंटिव? रोकथाम सर। समस्या का सॉल्यूशन निकालना। जी, वैसे तो छोटा चैप्टर है। रोकना है, रोकथाम। हाँ, रोकथाम करना। तो लेकिन समय कम है, आपका ये चैप्टर कई धाराएं हैं, तो इसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। और आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, है ना। और भरत सर की तो आज भी छुट्टी है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। ओके सर, नाइट सर।